हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गार्डनर की थ्योरी पढ़ लिया आप लोगों ने? माली की ना। अब आ रहे थे पेपर 3, है ना, बीएड पेपर 3 फर्स्ट ईयर यूनिट 3, टॉपिक कंस्ट्रक्टिविज्म। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ई लर्निंग, याद है ना? ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था हमने। और आज जो क्लास हम आज की जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि निर्माणवाद, ठीक है। और ये टॉपिक ई लर्निंग और कंस्ट्रक्टिविज्म में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। और अब जैसे कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं हर टॉपिक के पढ़ाने के बाद लास्ट में, वो टॉपिक आपको घर से करके लाना होगा जैसा आप एग्जाम में लिख के आओगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों को पता नहीं रहता है कि एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसा पैटर्न होता है लिखने का, तो आप लोग लिख के लेके आओगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या गलती है ना, और इसे हमें किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो याद है जो पेजेस आप 4 to 5 पेजेस मैक्सिमम लिख सकते हो, ठीक है। तो टॉपिक मैं आपको दूंगा, बट उससे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि निर्माणवाद। देखिए पेज नंबर जो है, ओके ठीक है, आपको बता दिया जाएगा बच्चों। पेज नंबर दिया हुआ है हिंदी वाली बुक में 203 और इंग्लिश वाली बुक में 124। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। केयू में शायद ये टॉपिक नहीं होगा, बट आप लोग इसको लिख, जो टॉपिक है वो लिख लेना, ठीक है। केयू की थोड़ी सा स्ट्रक्चर जो है इससे अलग है, तो ये टॉपिक शायद उस बुक में ना मिले आपको, तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लो, ठीक है। चलिए पहली बात तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, इधर सुनिए। कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट का कनेक्शन किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ होता है कि नहीं होता है? कभी हम मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स में साइंस की चीजें यूज होती हैं, साइंस पढ़ते हैं, साइंस में मैथ की चीजें यूज होती हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, उसमें हिंदी की कुछ चीजें यूज होती हैं, है ना। हिंदी पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश के वर्ड यूज होते हैं, ऐसा होता है ना। इस चीज को कहते क्या है? इसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। क्या बोलते हैं? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। हिंदी में कहते हैं अंतर विषयक उपागम। यही चीज आपके बीएड क्लासेस में भी है। जो आप फर्स्ट ईयर में चीजें, मतलब जो फर्स्ट बुक में पढ़ोगे, चाइल्ड डेवलपमेंट वाली जो आपकी बुक है, चाइल्डहुड वाली बुक, उसकी कुछ बातें आपको ना हो सकता है कि पेपर 3 में भी पढ़ने को मिले कुछ अलग से, है ना। अब सर ये चीज आपने अचानक क्यों बताया कि सर आप इंटरडिसिप्लिनरी वाली बात? क्योंकि जो टॉपिक है ये वाला, ये टॉपिक उस चीज से कनेक्ट है जो आपके फर्स्ट ईयर की बुक में है। कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच? जीन पियाजे है थे। और जीन पियाजे आपके फर्स्ट बुक में है कि नहीं है? ये है लिंक, ठीक है। तो पहली बात तो हम डिस्कस कर रहे थे क्या चीज? कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि निर्माणवाद। प्लीज आप लोग आवाज मत करिए, चुपचाप सुनिए टॉपिक को, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से तो पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं। आप लोग बोलोगे तो फिर वो इसमें रिकॉर्ड में जाएगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। और यही चीज आपको यूट्यूब पे भी पब्लिश होती है, तो थोड़ा सा उसके लिए ध्यान रखना पड़ता है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जब कोई चीज बनाई जाए। क्या की जाए? बनाई जाए। तो यानी कि क्या किया जाए? कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट मतलब क्या करना? निर्माण करना। आजकल हमारी जो एजुकेशन पर है, आज के जो हमारा शिक्षा है, स्कूल है, एजुकेशन है, स्कूल की जो एजुकेशन है, उसमें हम कहते हैं कि जाए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है। क्या है? व्हाट इज चाइल्ड सेंटर एजुकेशन? चाइल्ड सेंटर मीन्स अ चाइल्ड विल बी इन अ सेंटर। सेंटर मतलब कि चाइल्ड की नीड्स को ध्यान में रखना है, चाइल्ड के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना है, चाइल्ड के मेंटल डेवलपमेंट को ध्यान में रखना है, देन उसको हमें एजुकेशन देना है, उसको एक्सप्रेस करने का राइट मिले, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट हो, और बच्चे को जितना हो सके एक्टिविटीज के माध्यम से पढ़ाए। किससे पढ़ाए? क्रियाकलाप। जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज आप ले लो, आप एनसीएफ 2005 ले लो, 2005, ये शायद आप लोगों को कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया में मिलेगा, जो सेकंड बुक है आपकी, आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट, और अभी जो नई पॉलिसी आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इन सभी ने कहा है कि भाई लर्नर इज अ एक्टिव। हर एक बच्चा क्या होता है? एक्टिव लर्नर होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ
कि बच्चा खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, बट उसको देना क्या है, उसे हमें देना है क्या, रिच एनवायरमेंट। क्या देना है उसको हमें, व्हाट इज रिच एनवायरमेंट, इसको बोलते हैं समृद्ध वातावरण, ऐसा वातावरण जहां बच्चे अपने तरीके से चीजों को सीखते हैं। तो यहां पर रिच एनवायरमेंट का मतलब यह है कंस्ट्रक्टिव एनवायरमेंट, जहां पर एक्टिविटीज हो रही है, जहां पर ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, जहां पर जो है टास्क दिए जा रहे हैं, टास्क छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा रहा है, प्रोग्राम लर्निंग हो रही है, तो वो सब चीज कंस्ट्रक्टिव का पार्ट होता है। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का मतलब ये हुआ कि नॉलेज ऐसी चीज होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्टिविज्म, हालांकि इससे पहले था ट्रेडिशनल क्लासरूम हुआ करती थी, जहां पर टीचर आए और एक बुक ले लेते थे हाथ में और वो उस बुक को पढ़ा रहे, एकदम डिस्क्राइब कर रहे हैं और बच्चे सुनते हैं, उसके बाद अपने अपने घर गए, कहानी खत्म। आजकल आज से 100,000 साल पहले भी जाओगे ना आप लोग, तो पहले गुरुकुल हुआ करते थे, आपको याद होगा। गुरुकुल में क्या होता था, आराम से आज एक वो था, आचार्य होते थे और शिष्य हुआ करते थे, उन्होंने ज्ञान दिया और ज्ञान का तरह यूज करो आप। वो ज्ञान आपने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है उससे कोई मतलब नहीं है। होता था नहीं होता था, यू आर नॉट अलाउड टू आस्क एनी क्वेश्चन, होता था ना। तो उसको बोलते थे ट्रेडिशनल क्लासरूम। ट्रेडिशनल क्लासरूम जहां पर आपके अनुसार क्लास ही चल रही है, नॉट अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू द टीचर। तो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम कहा जाता था। तो जहां पर टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होती है वहां पे कंस्ट्रक्शन नॉलेज नहीं होता। कंस्ट्रक्शन नॉलेज कब होता है, जब चाइल्ड सेंटर्ड एनवायरमेंट होती है। क्या होती है, चाइल्ड सेंटर्ड एनवायरमेंट होती है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है कि अ चाइल्ड कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज बाय देयर ओन एक्सपीरियंस, है ना। यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या है कि एक बच्चा जो है वो खुद के द्वारा नॉलेज को क्या कर सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म मींस अ चाइल्ड एक्टिवली, है ना, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज फ्रॉम इंडिविजुअल या पर्सनल एक्सपीरियंस। यानी कि बच्चा स्वयं के खुद के अनुभवों के माध्यम से, खुद के नॉलेज के माध्यम से किसी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। तो आज एक बच्चा जो है वो क्या है, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ लर्निंग करने के लिए होता है, यानी कि वो खुद नॉलेज को क्या कर सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है। और आजकल की क्लासरूम जो होती है हमारी, टीचर पढ़ाता है और टीचर पढ़ाने के लिए पैडागोजिकल एनवायरनमेंट यूज करता है। पैडागोजिकल मतलब टीचिंग करने का तरीका यूज करता है। और जब टीचिंग करने का तरीका वो यूज करता है तो वो हमेशा सेंटर में किसको रखता है, चाइल्ड को। आज आप सरकारी स्कूल में जाओगे ना बच्चों, गवर्नमेंट स्कूल में जाओ आप, जो मेन स्ट्रीम के स्कूल्स होते हैं, स्पेशल स्कूल्स की बात नहीं की जा रही, मेन स्ट्रीम स्कूल्स, अब जाओगे ना वहां पर, तो पहले तो ये था कि टीचर आए क्लास में, एकदम पढ़ाने का मूड तो होता नहीं था टीचरों का, आराम से आए, आराम से बैठे और किसी को उठा जान जी करो, स्टार्ट करो पढ़ाना, वो पढ़ा रहे और वो आराम से सो रहे हैं और 40 मिनट क्लास खत्म हुई, अब जाओ। अब ऐसा नहीं है। अब कहता है, अब कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहता है कि हर एक बच्चा आपकी क्लास में होना चाहिए इन्वॉल्व। तो ऐसे पार्टिसिपेशन कराओ, ऐसे एक्टिविटीज कराओ, ऐसे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कराओ जिससे बच्चा आपके साथ क्या हो, इंगेज हो, है ना। इंगेज इन द सेंस कि आपके साथ कनेक्ट हो, आपके साथ इंटरेक्शन जो है वो डेवलप करे। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो हमारी ये है, अभी जितनी भी एजुकेशन पॉलिसी है सब इसी पॉलिसी को क्या करते थे, ऑप्ट करते थे। लेकिन ये अभी नहीं आई है, ये बहुत पहले आ चुकी थी। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को सबसे पहले किसने यूज किया था, उसका नाम क्या था, जीन पियाजे। ये नाम बच्चों आप लोग ना लिख लो कहीं पर भी, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, लॉरेंस कोहलबर्ग, हावर्ड गार्डनर, ये नाम ऐसे है, बी एफ स्किनर, ईएल थॉर्नडाइक, ये सारे ऐसे नाम हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, आप समझ लो। बीएड में फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, उसके बाद सीटेट का एग्जाम दोगे उसमें भी पढ़ोगे, आगे केवीएस, डीटीपीएलएसबी, एलवीएस के एग्जाम दोगे उसमें भी पढ़ोगे। तो ये नाम ऐसे हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, और ये नाम पर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और ये नाम ऐसे नाम हैं जिनका एजुकेशन से संबंध रहा है, जिसने बताया कि एक्चुअल में टीचिंग कैसे की जाती है, एक्चुअल में लर्निंग कैसे होती है,
जितनी भी पुरानी चीजें हैं ना बच्चों, अब पनिशमेंट वाला बात आपने सुना, पनिशमेंट एंड रीइंफोर्समेंट सुना है वर्ड? प्रशंसा पुरस्कार, कोई बच्चा अच्छा काम करता है उनको रिवॉर्ड देते हैं ना, ये किसने, आपने हमने नहीं बनाया है, ये आज से 50 60 साल 70 साल पहले स्किनर की थ्योरी आई थी, उसमें से निकला हुआ है। और स्किनर थे किससे कनेक्टेड? थॉर्नडाइक से। थॉर्नडाइक ने सबसे पहले बोला भैया पनिशमेंट दो, यानी कि आपको अगर किसी ने स्कूल में पिटवाया है तो वो कौन है पता है? E.L. थॉर्नडाइक। कि थॉर्नडाइक ही पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट वाला कॉन्सेप्ट लेके आए थे। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म ये नहीं कहता कि पनिशमेंट से बच्चा सीख गया। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है कि बच्चा इन्वॉल्व होगा ना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तो सीखेगा। अब बच्चे को हम लोग कोई चीज प्राइज वगैरह देते हैं ना, अच्छा कर्म अगर परफॉर्म देने, क्यों करते हैं? रीइंफोर्समेंट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या होता है रीइंफोर्समेंट? को बताएगा? व्हाट इज रीइंफोर्समेंट? क्या होता है मोटिवेशन? पढ़ रहा था रेपिटेशन करे, यस। किसी भी काम को दोहराने के लिए कोई अच्छा बिहेवियर, क्या काम नहीं, कोई अच्छा बिहेवियर क्या बच्चे ने, हम चाहते हैं उस काम को क्या किया जाए? दोहराया जाए, रिपीट किया जाए। तो रिपीट करवाने के लिए जो दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो रीइंफोर्समेंट में और पनिशमेंट में डिफरेंस क्या है? पनिशमेंट में भी तो बच्चे को काम दोहराने के लिए करते हैं ना हम लोग, कि काम ने क्या मार दिया, काम दोहराएगा ये। हाँ, नहीं करना है हमें, तो वो रिपीट नहीं करेगा। पनिशमेंट फिर होता किस लिए, क्यों देते हैं पनिशमेंट? पनिशमेंट हम देते हैं, कोई ऐसा बिहेवियर आपने किया जो बैड बिहेवियर है और मैं चाहता हूं उसको रिपीट ना करवाऊं, तो उसे हम क्या कहेंगे? पनिशमेंट। तो पनिशमेंट कभी भी रीइंफोर्समेंट नहीं होता। बच्चों कंफ्यूज रहता है पनिशमेंट ही क्या है, रीइंफोर्समेंट है। नहीं, पनिशमेंट से हम काम करना बंद कर देते हैं, रीइंफोर्समेंट से हम काम करना शुरू करते हैं। याद रखना, काम को क्या करते हैं? दोहराते हैं। काम को क्या करते हैं? एक तरह से रिपीट करते हैं। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट, कंस्ट्रक्ट, ये आपका पनिशमेंट, सब कॉन्सेप्ट जो है पुराना कॉन्सेप्ट है, जो कि कहां से निकला है पता है आपको? जो कि निकला है किससे? बिहेवियरिज्म से। किससे निकला है? व्यवहारवाद। और जो व्यवहारवाद से बिल्कुल अगेंस्ट कौन है? कंस्ट्रक्टिविज्म। बिहेवियरिज्म कहता है कि बच्चे को पनिशमेंट से सिखाओ, बिहेवियरिज्म कहता है बच्चे को रीइंफोर्समेंट से सिखाओ। आपको स्कूल में होमवर्क मिलता था ना, होमवर्क का कॉन्सेप्ट भी थॉर्नडाइक के लेके आए थे, क्योंकि होमवर्क से क्या होती है? रिपीट होता है, रिवाइज होता है ना। तो रिवीजन करते हो ना आप लोग, तो ये इससे क्या हो रहा है? इन सब से बिहेवियर में क्या आता है? चेंज आता है। तो जब अगर बच्चे के बिहेवियर में चेंज आ गया, वही उसकी लर्निंग है, चाहे वो पनिशमेंट से लाओ चाहे रीइंफोर्समेंट से लाओ। बट कंस्ट्रक्टिविस्ट ये नहीं मानते। कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं नहीं, ऐसा जरूरी होना है। बच्चा जब तक इंगेज नहीं होगा, खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, खुद उसकी मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी, सार्थक अधिगम, यानी कि बच्चा लग रहा है कि हाँ मैं सीख रहा हूं, तब तक उसकी लर्निंग को हम कंप्लीट नहीं मान सकते। तो बिहेवियरिज्म के बिल्कुल अपोजिट कौन सा अप्रोच है आपका? कंस्ट्रक्टिविज्म। पहले, आज से अगर बच्चों आपको बता दूं मैं, आज से 40-50 साल पहले अगर आप सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे होते या आप किसी टैट की या किसी चीज की तैयारी कर रहे होते ना, तो आप केवल एक ही नाम पढ़ते, वो था E.L. थॉर्नडाइक। क्यों पता है? क्योंकि वो बताओ क्या थे? वो थे फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। कौन थे? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए और एजुकेशन का साइकोलॉजी से क्या लिंक है, यानी कि किसी बच्चे के बिहेवियर को कैसे देखा जाए और उसको एजुकेशन कैसे दिया जाए, इसके बारे में कौन बताया था? E.L. थॉर्नडाइक ने। और E.L. थॉर्नडाइक कौन थे? एक बिहेवियरिस्ट थे, यानी कि व्यवहारवादी थे। लेकिन ना एक व्यक्ति था जिसने इनके अप्रोचेस को क्या किया था? चैलेंज दिया था। उस समय वो भगवान बने हुए थे भैया, सब उनकी थ्योरी को मानते थे, सब अपने बच्चों को भेजते थे उनके पास पढ़ने के लिए, तो लोगों के लिए तो वो एक तरह से अच्छा काम कर रहे थे। बट एक व्यक्ति ने आके कहा कि नहीं, आपके थ्योरी से मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। थ्योरी का एक चीज होता है, पता है आपको? थ्योरी और अप्रोच दो चीज होती है, थ्योरी और प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आप चेंज नहीं कर सकते, थ्योरी आप चेंज कर सकते हो। थ्योरी को आप चैलेंज कर सकते हो कि नहीं भाई ये आपकी बात नहीं मानता मैं। तो एक व्यक्ति निकल के आया, बोला जी आपकी थ्योरी को मैं नहीं मानता जी, क्योंकि लर्निंग केवल पनिशमेंट से, रीइंफोर्समेंट से ऐसा नहीं होता।
और बिहेवियरिस्ट ये भी मानते थे कि बच्चा एक ब्लैंक स्लेट है। क्या है? ब्लैंक स्लेट। एक व्यक्ति थे जॉन लॉक, उसने कहा था बच्चा क्या होता है? एक ब्लैंक स्लेट होता है। बट कंस्ट्रक्टिविस्ट ऐसा नहीं है, बच्चे में कुछ ऐसी थिंकिंग होती है जिससे कि वो नॉलेज को क्या कर सकता है? कंस्ट्रक्ट करता है, निर्माण करता है। तो भैया किसने उनकी थ्योरी को अपोज किया पता है? उसका नाम था जॉन डीवी। नाम सुना होगा आप लोगों ने। जो अब हमने बताया ना भी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, इस चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट कौन लेके आए थे? जॉन डीवी। कि जो है नॉलेज जो होती है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है और बच्चा खुद के एक्सपीरियंस से सीखता है। जब उन्होंने अब ये बात कही कि बच्चा ऐसे भी सीख सकता है, लर्निंग बाय डूइंग से भी सीख सकता है, लोगों ने उनकी बातों को नहीं माना। लेकिन उन्होंने क्या किया? एक लैब खोला। क्या खोला उन्होंने? लैब कुछ वो लैब नहीं था, वो स्कूल को ही लैब बना दिया, जहां बच्चे को पर एक्सपेरिमेंट होते थे। वहां पे थॉर्नडाइक के कॉन्सेप्ट को भी इंप्लीमेंट किया गया और उसकी क्या नाम है, जॉन डीवी की थ्योरी को भी इंप्लीमेंट किया गया, लर्निंग बाय डूइंग को, खुद करके सीखना, खुद निर्माण से सीखना। तो देखा गया कि जॉन डीवी के कॉन्सेप्ट ज्यादा क्या हो रहे हैं? सफल हो रहे हैं। तब से भगवान क्या हो गए? चेंज। नया भगवान कौन बन गया? जॉन डीवी। उसी समय से कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का जो है बहुत ज्यादा चलन में आ गया और लोगों ने समझा कि हाँ, नॉलेज को हम खुद क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, नॉलेज को खुद क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो इसकी नींव जो है रखी थी किसने? आपका जॉन डीवी। इतिहास जो है बच्चों आपको शायद आपको बुक में भी नहीं मिलेगी, किसी भी बुक में नहीं मिलेगी इनफैक्ट। ठीक है, चलिए अब इसके दो ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है बच्चों, ये ना एक तरह की ना वेव है। वेव मतलब एक लहर है, यानी कि जहां से नॉलेज को बनाकर सीखा जाता है ना। इस कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो है You are now muted. हेलो हेलो, वो क्लास में हूँ, क्लास ले रहा हूँ। You are now ठीक है? unmuted. इसके दो संस्थापक कौन थे? उसका एक नाम क्या था? जीन पियाजे, और एक का नाम क्या था? लेव वाइगोस्की। ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को क्या किया था बच्चों? समर्थन दिया था। दोनों का मानना था कि नॉलेज को क्या कर सकते हैं हम? कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। बट इनका फील्ड अलग था। क्या क्या अलग था? फील्ड। दोनों समर्थक किस चीज के हैं? यानी कि दोनों का ये मानना है कि नॉलेज क्या की जाती है? कंस्ट्रक्ट की जाती है, लेकिन अलग अलग तरीके से। पियाजे कहते थे कि बच्चा अपने लर्निंग को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, यानी कि बच्चे में पाई जाती है इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन। इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन, या इसी को आप रेडिकल कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हो। क्या हुआ इसका मतलब? ठीक है, रेडिकल मीन्स इंडिविजुअल, एक ही बात है। ये मानते हैं कि बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन करने के लिए इंडिविजुअल लर्निंग होनी चाहिए। मतलब समझे कि आपको अलग पढ़ा रहे हैं, इनको अलग, क्योंकि उनका ये मानना है कि हर दो बच्चे डिफरेंट एबिलिटी के होते हैं, हर एक बच्चे का कंस्ट्रक्शन करने का स्टाइल जो होता है अलग प्रकार का होता है, तो इंडिविजुअल पढ़ाओ बच्चों को। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने कहा नहीं यार, एक साथ पढ़ाओगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से बच्चे कंस्ट्रक्ट करेंगे नॉलेज को, जिसको हम बोलते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। क्या बोलते हैं? कोलैबोरेटिव लर्निंग या को रिलेटेड लर्निंग, है ना। वो किसने कहा था? तो लेव वाइगोस्की ने, देखिए कंस्ट्रक्टिव तो इन्होंने भी कहा था, बट उन्होंने क्या कहा था? इंडिविजुअल। एक व्यक्ति एक समय में पढ़ाओ सिखाओ, इसलिए इनके कॉन्सेप्ट जो है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। अब ये क्या है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन? किसे कहते हैं? हिंदी में कहते हैं विभेदित अनुदेशन। क्या होता है ये पता है आपको? जो बच्चा जिसमें डिफिकल्टी हो वैसे ही सिखाया जाए बच्चे को। जैसी डिफिकल्टी वैसे सिखाया जाए। अलग अलग होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं बच्चों के, डिफरेंस होता ही है, वो तो हमें पता ही है। इसलिए अलग अलग तरीके से उनको सिखाया जाए। अलग तरीके से सिखाया जाए। वेरी गुड। और कोई डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में? आप देखो, हम आपकी क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं, 50 बच्चों की 50 समस्याएं होगी ना, और 50 समस्याओं को एक टीचर एक तरीके से थोड़ा सॉल्व करेगा? कर सकता है क्या? क्या पता आपके अलग हो, उसके अलग हो। तो यानी कि डिफरेंशिएट मतलब कि हर एक बच्चे की प्रॉब्लम को समझो, उसको क्या करो? सॉल्व करो। तभी नॉलेज क्या होगी? अच्छे तरीके से बच्चा क्या करेगा? कंस्ट्रक्ट करेगा। ये कौन मानते थे?
डिफरेंशियल मतलब क्या होगी, डिफरेंट एबिलिटी वाले जो बच्चे हैं, डिफरेंट जो प्रॉब्लम वाले बच्चे हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझना या उनके लर्निंग को समझना, देन उसको क्या करना, उसके उनके तरीके सिखाना, उनकी अलग स्ट्रेटजी बनाना, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। वो कब हो सकता है, जब आपको हर एक बच्चे के बारे में पता होगा। तो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन किसने कहा था, पियाजे। बट वाइगोस्की कहते हैं भैया ऐसा है कि साथ में सिखाओगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ले वाइगोस्की किसके सपोर्टर थे, सोशल कंस्ट्रक्शन। किसके, सोशल कंस्ट्रक्शन मतलब क्या है कि बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, लेकिन एक दूसरे से क्या करना पड़ेगा, कोलैबोरेट करना पड़ेगा। एक दूसरे से क्या, हमें इंटरेक्शन करके ही बच्चा नॉलेज को क्या कर सकता है। ये बात भी ठीक है, ठीक है ना बात, कि बच्चा एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिव, या एक होता है रेसिप्रोकल लर्निंग, सुना आप लोगों ने, क्या होता है रेसिप्रोकल लर्निंग, सुना इसके बारे में, इसको बोलते हैं पारस्परिक अधिगम। ये कोलैबोरेशन या कोऑपरेटिव का एक तरह का पार्ट कह लो होता है। क्या होता है ये पता है आपको, ग्रुप डिस्कशन तो कोलैबोरेटिव हो गया ना, एक दूसरे टीचर भी स्टूडेंट्स को सिखाएगा, स्टूडेंट्स टीचर सिखाएगा, नहीं सिखाएंगे नहीं, अगर नहीं हाँ सिखा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोलैबोरेटिव लर्निंग में ऐसा होता है कि कई बार टीचर की वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ऐसी बात नहीं है। एक दूसरे को हेल्प करेंगे। अच्छा आपको मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के थ्रू समझोगे इसको, रेसिप्रोकल। जब हम लोग 9th 10th क्लास में हुआ करते थे ना, तो हम लोग क्या करते थे ना, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने बैठते थे, है ना, एक दिन पढ़ के एकदम दे आना एग्जाम, क्योंकि हमें उस समय उतना नहीं थी, 1 महीने पहले 2 महीने पहले से पढ़ने बैठे ना, एक दिन पहले बैठे रात में, और टॉपिक बांट लिया भाई। कैसे बांट लिया भाई, 6 चैप्टर तू पढ़ के आएगा, 6 तू पढ़ के आएगा, 6 मैं पढ़ के आऊंगा, ठीक है। अब पहले तू 6 मुझे पढ़ाएगा, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, वैसे ही मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तू मुझे पढ़ा, ऐसे करते करते हम एक दूसरे की प्रॉब्लम को क्या करते हैं, उसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल लर्निंग। ये लेवाइगोस्की ने कहा था कि रेसिप्रोकल लर्निंग होनी चाहिए। इसमें क्या है कि बच्चे साथ में मिलेंगे, बैठेंगे, और इसी को अब बच्चा जो पढ़ते हैं, जब क्लास में हम लोग पढ़ते हैं तो एक ही एज ग्रुप होते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पीयर लर्निंग। क्या बोलते हैं, पीयर मतलब एक ही एज ग्रुप के बच्चे हैं जो आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। पीयर में और ग्रुप में डिफरेंस होता है, क्या होता है, ग्रुप थोड़ा होता है बड़ा, पीयर में भी एक से अधिक बच्चे होते हैं जो आपस में मिलकर बैठ के पढ़ते हैं, बट ग्रुप क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। पीयर क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, 1-2 बच्चे जो होते हैं, 2-3 बच्चे मिलाकर ग्रुप पीयर बनाते हैं, बट ग्रुप की मात्रा थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती है, ये आपको याद रखना है। तो रेसिप्रोकल लर्निंग के सपोर्टर थे कि रेसिप्रोकली अगर बच्चे को हम इंकरेज करेंगे या इंटरेक्ट करेंगे तो बच्चा सीख सकता है, और सोशल कंस्ट्रक्शन से ही कोई भी चीज सीख सकते हैं। और सोशल कंस्ट्रक्शन जो है या सोशल इंटरेक्शन जो है, इसी के माध्यम से नॉलेज कंस्ट्रक्ट की जाती है। ये किसने कहा था, लेवाइगोस्की। तो दोनों का पर्पस सेम था, किस चीज को प्रमोट करना, कंस्ट्रक्टिविज्म को सपोर्ट करना, लेकिन दोनों का फील्ड था अलग अलग। उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल बच्चा सीखेगा, और उन्होंने क्या कहा, सोशल इंटरेक्शन से या सोशल रेसिप्रोकलिटी से बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। शायद आप लोगों को इनके बारे में तो शायद आप लोगों ने शायद अभी नहीं पढ़ा होगा, या आपकी बुक में होगा, नहीं पता नहीं, बट पियाजे के बारे में तो आपने सीखा ही होगा। एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम पढ़ा था ना, 4 स्टेज पढ़े होंगे, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, और चौथा कौन सा था, फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज, है ना। ये 4 स्टेज आपने पढ़ी होगी। तो ये सारी चीजें इसके अंदर रहती। तो पियाजे ने और वाइगोस्की ने दोनों ही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को क्या किया था, सपोर्ट किया था। और पियाजे जो थे, इन्होंने कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन बोला था। क्या बोला था, क्या होता है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन, संज्ञानात्मक निर्माणवाद। क्या है इसका मतलब, मेंटल एबिलिटी से सीखना। किसे सीखना, मेंटल एबिलिटी से सीखना या थिंकिंग से सीखना, यानी कि बच्चे में खुद थिंकिंग होती है, वो अपने थिंकिंग से, अपनी मेंटल एबिलिटी से कोई भी नॉलेज क्या करते हैं, सीख सकते हैं। बट वाइगोस्की कहता है थिंकिंग भी कब अच्छी होती है, जब सोसाइटी में बच्चा इंटरेक्ट करता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट में आके कोई भी चीज क्या कर रहा है, सीख रहा है। तो आई होप कि आपको कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में सही तरीके से समझ में आ गया हो। क्लियर है यहां तक। अब देखिए इस कंस्ट्रक्टिविज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए यहां पर, है ना। देखिए पेज नंबर 208 दिया हुआ है हिंदी वाली बुक में, और इंग्लिश वाली बुक में एक बार देख लेता हूं मैं।
ये यार इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें भी दे रखी है। 128 पे दिया हुआ है ना करेक्टरिस्टिक्स, यस ये रहा। 29 पे ना, हाँ 28 29 समझो है। पहला क्या लिखा हुआ है, नॉलेज इज, है ना, पहला क्या लिखा हुआ है, लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्ट मतलब वही कि बच्चा खुद नॉलेज को क्या कर सकता है, निर्माण। और एक चीज याद रखना, जब भी कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम होती है तो बच्चा हमेशा रहता है एक्टिव, है ना, क्या रहता है। और एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 भी ये कहता है कि अ चाइल्ड इज ऑलवेज अ एक्टिव मेंबर या एक्टिव पार्टिसिपेटर ऑफ नॉलेज। क्या बोलता है, एक्टिव पार्टिसिपेटर का मतलब ये हुआ कि सक्रिय सहभागी है वो, और वो ज्ञान को सक्रिय क्या कर सकता है, सीख सकता है। ये कौन कहता है, एनसीएफ। तो आप इसके बारे में आगे पढ़ोगे एनसीएफ के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या पढ़ा हम लोगों ने बच्चों, लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड, यानी कि अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हम नॉलेज को क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। किसके अंदर, कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, लर्निंग इज एक्टिव। लर्निंग क्या है, एक्टिव होती है। अब ये पॉइंट भी आपको बता दिया मैंने, एक्टिव मतलब मैंने क्या कहा था अभी, कि अगर कंस्ट्रक्टिव लर्निंग कर रहे हो तो लर्नर कैसा होगा, एक्टिव। और एक्टिव होता है तो लर्निंग कैसी होती है, मीनिंगफुल। क्या आता है मीनिंगफुल लर्निंग, जैसे कोई उद्देश्य होता है, वो बस बात है, हर एक चीज का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, बोल तो रही है। और थोड़ा सा और मोटिव कहते हैं, थोड़ा सा अलग सा आंसर कोई बता सकता है जिसका हम यूज कर सके। ओके ठीक है, उसको इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, उसको कॉग्निटिव इम्प्लीमेंटेशन भी कह सकते हैं। नॉलेज को इम्प्लाई करना मतलब यूज करना। वेरी गुड। और कोई बिहेवियर में चेंज, बिहेवियरिज्म, हाँ मीनिंगफुल लर्निंग होती है, सीधी सी बात, जब बच्चा अपने अकॉर्डिंग सीखे। अब मैंने सिखा दिया आपको, बट आपको आधी चीज समझ में आया, चीज समझ में नहीं आया, तो मीनिंगफुल लर्निंग कैसी हुई आप लोगों की, कब समझी मीनिंगफुल लर्निंग कि आप खुद उसको चीज को पढ़ा आपने, अच्छा इस चीज की बात हो रही थी, अब समझ में आया, तब क्या हुई वो मीनिंगफुल। जब तक मीनिंगफुल लर्निंग में खुद ना इन्वॉल्व हो तब तक वो मीनिंगफुल नहीं होती। तो मीनिंगफुल कब होगी, जब एक्टिवली क्या करोगे, आप उस चीज के बारे में सीखोगे, समझोगे, और आपकी नॉलेज क्या होगी, डेवलप होगी। क्लियर है बच्चों। तो सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि लर्नर क्या होता है, इसके अंदर एक्टिव होता है। अगला क्या है, लर्निंग इज रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव मतलब ये हुआ सीधी सी बात, जहां पर बच्चा अपनी थिंकिंग और एक्सपीरियंस को यूज करके सीखता है। रिफ्लेक्टिव मतलब थिंकिंग कितनी अच्छी डेवलप हो रही है, उसका रिफ्लेक्ट कैसा पड़ रहा है, वो यूज कैसे कर पा रहा है नॉलेज को। तो रिफ्लेक्टिव मतलब यहाँ पे किसका मतलब क्या है कि नॉलेज बच्चा सीख रहा है, नॉलेज बच्चा बना रहा है, किसके माध्यम से, अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के माध्यम से, पर्सनल थिंकिंग के माध्यम से, या पर्सनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के माध्यम से। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कोलैबोरेटिव लर्निंग। आ गया वर्ड, आगे कोलैबोरेटिव मतलब क्या है, मिलकर सीखना। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है वो किससे कनेक्ट हुआ, लेव वाइगस। और एक बात याद रखना, पियाजे कहता था कि बच्चे की जैसे जैसे एज बढ़ती है उसकी मानसिकता बढ़ती है, और ये बात बिल्कुल ठीक भी है ना। लेकिन वाइगोस्की कहता ठीक है, बात आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर ये मानसिकता बढ़ाता कौन है, कौन बढ़ाता है भाई, सोसाइटी ना भाई, है ना, एनवायरमेंट, लोग, टीचर, पेरेंट्स, इक्विपमेंट, जो भी कुछ है उसके एनवायरमेंट की चीजें, है ना। तो बात उसकी भी ठीक है। तो वो कहते हैं कि बच्चा खुद नॉलेज डेवलप करता है, कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को, लेकिन वो क्या कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक बात करोगे, आपने खुद करता है, लेकिन किसके द्वारा करता है ना। अब देखिए, आप में कितनी भी बुद्धि क्यों ना हो, जब तक कोई साथ आपके नहीं होगा ना, आप नहीं सीख पाओगे। एक जनरल सा एग्जांपल मैं इसको देता हूं आपको, कोलैबोरेटिव लर्निंग का या कंस्ट्रक्टिव लर्निंग का। आप मान लो किसी जंगल में खो गए, आप दो फ्रेंड गए हो किसी जंगल में खो गए आप, है ना, और वहां पर दो फ्रूट है, आप भूखे हो 10 दिन से, दो फ्रूट है, एक फ्रूट जो है उसमें जहर है, मतलब पॉइजन है, और एक फ्रूट जो है वो ठीक है। अब भाई एक ही खाना है आपको, अब मतलब दोनों दोनों एक ही करके खाएंगे, बट किसमें जहर है किसमें नहीं तो नहीं पता। हेल्प कौन करेगा, दोस्त। तू पहले खा के देखिए एक बार कैसा है,
उसने खाया और वो मर गया, यानी कि दूसरे में जहर, यानी कि हमने किससे सीखा? दूसरे से सीखा। ये है कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये है एक दूसरे से क्या है, इंटरेक्शन से क्या करना, सीखना। तो याद रखना, कितनी बुद्धि आपके अंदर क्यों ना हो, जब तक कोई साथ नहीं पढ़ाएगा, आपको साथ नहीं मिलेगा, तब तक आप नॉलेज को नहीं सीख सकते। उसी को बोलते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। क्लियर बाकी नहीं बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंक्वायरी बेस्ड। यस, देखो अगर आप एक्टिव हो गए, इंक्वायरी मतलब होता है पूछताछ, यानी कि आप क्लास में पूछोगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, क्वेश्चनिंग करोगे, आंसर्स लोगे, टीचर एग्जांपल देगा, आप एग्जांपल को समझोगे, एग्जांपल पे आप क्वेश्चंस रेज करोगे, तो आपकी क्या होगी? इंक्वायरी मतलब होता है पूछताछ से सीखना। यानी कि आप क्या कर रहे हो? नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या कर रहे हो? इंक्वायरी कर रहे हो। अच्छा, मान लो कि मैंने आपको पढ़ाया, आप चाहते हो कि उसकी मुझे और नॉलेज मिले, तो आप मुझसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हो, सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो यानी कि आप क्या कर रहे हो? इंक्वायरी। और इंक्वायरी से क्या फायदा हो रहा है कि आपको नई नई नॉलेज क्या हो रही है, मिल रही है, और नॉलेज को क्या कर पा रहे हो? कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हो, गेन कर पा रहे हो। तो इंक्वायरी किस में होती है? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से कंस्ट्रक्शन क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इवॉल्विंग का मतलब क्या हुआ? इवॉल्विंग मतलब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होने से, किससे है? इन्वॉल्व होने से, यानी कि हम नॉलेज को खोज करते हैं, डिस्कवरी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ऑब्वियसली बात है, जब देखिए मीनिंगफुल लर्निंग कब होती है? जब हम नॉलेज को क्या करते हैं? खुद ढूंढते हैं। अब जैसे मान लो कि आपको किसी चीज पर प्रोजेक्ट मिला कि भाई ऐसा है कि कोरोना वायरस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेके आओ, तो आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है वो तो आप लिख ही दोगे, बट नॉलेज को आपको क्या करना पड़ेगा? खोजना पड़ेगा। खोजो कैसे? कैसे खोजोगे? आप 2 साल में न्यूज़पेपर में जितनी इंफॉर्मेशन आई है सबको कलेक्ट करोगे, है ना? आप इंटरनेट, यूट्यूब से या गूगल से क्या करोगे? सर्च करोगे, उसकी बाद इंफॉर्मेशन लेके आओगे। तो यानी कि आपने क्या किया? आपने क्या क्या नॉलेज को डिस्कवरी किया। इसको बोलते हैं डिस्कवरी करना या इवॉल्विंग। इवॉल्विंग तो क्या होता है? उसको खुद खोजना। यानी कि जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो तो यानी कि आपको खोजने की एबिलिटी है। आप नॉलेज को क्या करोगे? ढूंढोगे। ऐसा नहीं कि जो हमने बता दिया बस वही चीज आपको मान लिया। तो ट्रेडिशनल क्लासरूम में ऐसा होता था कि जो टीचर ने कह दिया भैया, वो कहते नहीं एक पत्थर की लकीर बन के भैया, उसको कोई पूर्ण नहीं कर सकता। बट अब ऐसा नहीं है। अब मैंने आपको कहा और आपको लगा कि नहीं भाई ये चीज थोड़ी सी मुझे अजीब लग रही है, तो मुझे इस चीज को क्या करना पड़ेगा? खोजना पड़ेगा। तो अब क्या करोगे? खोजोगे, डिस्कवरी करोगे। तो इसमें क्या होती है? नॉलेज क्या की जाती है? डिस्कवर्ड की जाती है, यानी कि खोजी जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों यहां तक? चलिए, ये कुछ क्या थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, यानी कि इसके कुछ क्या थे? पॉइंट्स थे। अब है इसके क्या यूजेज क्या है, इसके लाभ क्या भैया, फायदे क्या क्या होते हैं इसके? इसकी हानियां तो बहुत कम है, बट लाभ इसके क्या है? थोड़े से ज्यादा है। लाभ देखो क्या क्या है इसके, फायदे क्या क्या है। पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर दिया हुआ है क्या इंग्लिश वाली बुक में? यस 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 यस, यूजेस। यूजेस मतलब मेरिट कह सकते हो इसके। फायदे, फायदे बहुत ज्यादा है बच्चों। आप भी स्कूल पढ़ाते हो, कुछ बच्चे स्कूल पढ़ाते भी होंगे। कितने बच्चे तो स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइवेट या किसी प्रकार के स्कूल में? बहुत बढ़िया। तो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम का ही यूज करना चाहिए हमें, है ना? और आप लोग जितने भी प्राइवेट स्कूल में जाके देखो, इतनी एक्टिविटीज होती है ना कि ना चाहते हुए इंगेज होना ही पड़ता है। ये हुआ है, मेरा भतीजा पढ़ता है, वो कहता है कि पता नहीं मैडम कुछ ना कुछ रोज करवाती रहती है, तंग कर दिया मुझे, ऐसा बोलता है वो। तंग इन द सेंस कि इतनी काम करवाते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता। तो ये चीज अच्छी भी है, बट कुछ भी चीज ओवर हो जाए ना, ज्यादा खाना खा लो आप तो थोड़ा सा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है ना, सेम चीज है। कोई भी चीज एक्सेस हो जाए तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इतनी भी एक्टिविटी ना करा दो जिससे कि बच्चा परेशानी हो जाए। तो एक तरीके से होना चाहिए। चलिए, यूजेस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। पहला क्या है? चिल्ड्रन लर्न मोर एंड एंजॉय लर्निंग मोर व्हेन दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व रादर देन पैसिव लिसनर्स। मतलब ये कहने का मतलब सीधा ये कह रहा है कि इसमें अधिगमकर्ता जो होता है वो एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। पैसिव लिसनर बताते हैं क्या? और पैसिव लिसनर किसे कहते हैं? सुना, अरे ठीक है यार, ठीक है, सुन लिया, अच्छी बात है, काम खत्म। सुना और एक कान से, एक कान से सुनना, एक कान से। अब लेट नाइट पार्टी करके आते हो और मैं आपको पेरेंट्स डांटते हैं ना, कहाँ थी इतनी देर कहाँ थी? आप सुनते हो, कोई नहीं यार, एक कान से निकाल दी। तो ये है पैसिव लिसनिंग, मतलब कि सुना आपने और कोई रिस्पॉन्ड। तो पैसिव वर्ड इसमें नहीं आता है। इसमें कौन सा वर्ड आता है? एक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि
एजुकेशन वर्क बेस्ट व्हेन इट कंसंट्रेट ऑन थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रादर देन द मेमोराइजेशन। मतलब समझे इसका मतलब, ये मेमोराइज करना नहीं सिखाता, रटना नहीं सिखाता, क्या सिखाता है? समझना और उसको नॉलेज में लेना। तो इसमें कंस्ट्रक्टिव लर्निंग का फायदा क्या है कि बच्चे इसमें क्या करते हैं, रटते नहीं है, इसमें नॉलेज को क्या करते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं। क्या करते हैं? कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है अवबोधन में डालना। किस में डालना? अवबोधन में, यानी कि अपने अंडरस्टैंडिंग में या अपने जो नॉलेज है उसमें क्या करना, उसको डालना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। मतलब शेयर करना ना, भाई मेरे पास आ गई तो मैंने आपको दे दिया, आपके पास थी आपने किसी और को दे दिया। अच्छा, आप लोगों ने 2 टर्म पढ़े होंगे, स्कैफोल्डिंग और जेटपीडी। पढ़ा है कभी? स्कैफोल्डिंग, जेटपीडी क्या होता है? वेरी गुड, क्या नाम है आपका? क्या स्कैफोल्डिंग में ऐसा होता है जब कोई बच्चा खुद एक्टिविटी कर रहा होता है, टीचर या फिर कोई और स्टूडेंट उसको थोड़ी सी गाइडेंस प्रोवाइड गाइड दे के बच्चा की हेल्प, यानी कि आप नॉलेज को थोड़ा सा उसको दे रहे हो जिससे कि वो काम को कर पा रहा है। वेरी गुड। और क्या होता है जेटपीडी? जिसमें क्या होता है, मोर नॉलेजेबल पर्सन क्या करता है, हेल्प कर देता है। तो हेल्प उसमें भी कर रहा था। लेकिन यहाँ पर मोर नॉलेजेबल उसने उसको किया है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो सकता है। हाँ, मतलब जहां पे आप थे, यस, वही बोल रहे हैं ना, नॉलेजेबल पर्सन हेल्प कर रहा है ना उसको। वो तो है ही है, दोनों में आएगा वो चीज। स्कैफोल्डिंग में क्या है, गाइडेंस एक तरह से गाइड करते हैं, एक अटक रहा है ना उसको स्कैफोल्डिंग में भी गाइडेंस ही होती है, मोर नॉलेजेबल पर्सन की। लेकिन सर जहाँ पर अटक रहा है वहाँ पर उसको, लेकिन जेडपीडी में ये है कि जो नॉलेजेबल पर्सन है वही उसको गाइड करेगा। गलत कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है इसका, मैं बताता हूँ। देखिए स्कैफोल्डिंग मतलब होता है, देखिए एक तो 3 टर्म होते हैं, एक होता है एमकेओ, मोर नॉलेजेबल पर अदर्स, एक होता है स्कैफोल्डिंग, होता है जेडपीडी। एमकेओ वो व्यक्ति है जो आपसे ज्यादा जानकार है। अब इसमें बड़ा छोटा नहीं है बच्चों, कोई छोटा हो सकता है कि आप ज्यादा जानकार हो जाए, है ना। मोर नॉलेजेबल पर्सन, मोर इंटेलिजेंट पर्सन, जो आपसे ज्यादा उस चीज के बारे में जानता है। आपको कोई टॉपिक 3rd पेपर में नहीं आता तो किससे पूछोगे आप? मुझसे पूछोगे ना, तो मैं कौन हूं? मोर नॉलेजेबल पर्सन। और आपको, अब ओबीसी बात है बच्चों, आपको पेपर तो लिखने में थोड़ा चाहूंगा, अभी लिखोगे ना पेपर, बट मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो मैं जो आपको हेल्प कर रहा हूं वो आपके लिए स्कैफोल्डिंग हेल्प होती है, सहायता, उसको बोलते हैं आधारभूत सहायता। क्योंकि कोई टास्क नहीं आता उसको करने के लिए हम उसको इन्वॉल्व कर दिया। जेडपीडी होता है कि उसको उस लेवल तक पहुंचाना जहां पे वो पहुंच सकता है। मान लो कि आप कोई एग्जाम दे रहे हो और आपके ना 100 में से 50 ही आ रहे हैं, कितना कोशिश करो, 50, 46, 56, मतलब 50 के आसपास आ रहे हैं। आप मेरे पास आए, आपको मैंने हेल्प दी, स्कैफोल्डिंग हेल्प, और आपके आने लगे कितने, 70 आने लग गए, आप आपके 80 आने लग गए। तो आप देखिए, यानी कि आप 80 तक ला सकते थे, 80 तक ला सकते थे ना। पहले कितना ला रहे थे आप? 50। यानी कि ये तो आपका हो गया करंट लेवल, इसको बोलते हैं पीपी, प्रेजेंट, या प्रेजेंट क्या बोलते हैं इसको, परफॉर्मेंस, है ना, या इसको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी कह सकते हो आप, करंट भी कह सकते हो आप। और ये आपको पहुंचाना कहां तक है, ये आपकी पीपी है। पीपी मतलब पॉसिबल पोटेंशियल। तो आपने प्रेजेंट से कहां पहुंच गए, पॉसिबल तक। तो इस गैप को हम कहते हैं क्या, जेडपीडी, उन दोनों के बीच का गैप। तो इसमें क्या हो रहा है, हम नॉलेज को ट्रांसफर ही तो कर रहे हैं। मैंने आपको दिया, उस नॉलेज का आपने यूज करके आपने क्या क्या कोई टास्क को कर लिया। तो किसी भी ज्ञान को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को क्या कर सकते हैं, दे सकते। जब तक ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक नॉलेज क्या नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेगी। अपने बड़े से हमने सीखा, हमारे से बच्चे सीखेंगे, बच्चों से उनके बच्चे सीखेंगे, ऐसा ही तो होता है। तो नॉलेज क्या की जाती है, ट्रांसफर की जाती है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। ठीक है बच्चों, चलिए अगला पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्टिव गिव्स स्टूडेंट ऑनरशिप ऑफ व्हाट दे लर्न सिंस लर्निंग इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट क्वेश्चनिंग एंड एक्सप्लोरेशन। ये तो पता है आप लोगों को कि बच्चे क्वेश्चन के माध्यम से अपने आप को क्या करते हैं, इसके अंदर एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाय ग्राउंडिंग लर्निंग एक्टिवली ऑथेंटिक एंड रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, यानी कि वास्तविक होता है बच्चों, ये रियल नॉलेज होती है, ऑथेंटिक नॉलेज होती है, छोटी मोटी नॉलेज नहीं है ये आपको रियली कोई चीज़ सीखने का क्या मिलता है, आपको इसके अंदर मौका मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है। कंस्ट्रक्टिव प्रमोट सोशल एंड कम्युनिकेटिव स्किल्स by creating classroom environment emphasizes collaboration and exchange of ideas। collaboration बोल देता, exchange of idea तो होगा ही होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें दोनों किसे बढ़ा दिया हमने, किससे,
कंस्ट्रक्टिव प्रमोट करती है सोसाइटी को भी, कम्युनिकेशन को भी, एक्टिवली भी होती है, क्वेश्चनिंग के माध्यम से हम चीज़ों को प्रमोट एक्सप्लोर कर सकते हैं, खुद बच्चा ऑनरशिप कर सकता है, खुद अपनी नॉलेज को संभालता है, उसको यूज करता है, और ट्रांसफरेबल होती है, और क्या होता है, थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग से डेवलप होती है, और फर्स्ट पॉइंट क्या था कि बच्चा इंजॉय करके पढ़ता है। और याद रखना एक चीज़ और, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, एक पॉइंट और लिख सकते हो इसके अंदर आप जोड़ कर कि कंस्ट्रक्टिव लर्निंग होती है लर्निंग बाय डूइंग। क्या होती है? लर्निंग बाय डूइंग। एक पॉइंट और लिख सकते हो, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग होती है लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस, स्वयं के अनुभवों से सीखना। ये सारे पॉइंट आप जोड़ सकते हो। और ज़रूरी नहीं बच्चों, मैं आपको बता दूं एक चीज़ दूसरे से कनेक्ट होती है। अब आपने इसको मेरिट में पढ़ा है ना, तो ये जरूरी नहीं कि मेरिट में ही लिखो, आप इसको करेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हो, और करेक्टरिस्टिक्स की जो चीज़ें हैं वो आप मेरिट में भी लिख सकते हो। नंबर नहीं काटेगा और 2-4 नंबर दे के जाएगा आपको। ये मत सोचो कि यार ये यहाँ पे लिखाना है, यहाँ लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, कुछ भी पीछे डेफिनेशन से हमेशा स्टार्ट करो, है ना। पूछ लिया कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, तो कंस्ट्रक्टिव नहीं पढ़ा, पहले बताओ लर्निंग क्या है, फिर बताओ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग क्या होती है। इससे क्या होगा कि उसको पता लगेगा कि भाई इसको बेस भी पता है कि इसकी चीज़ कहाँ से निकली। अब से मैंने पूछ लिया कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग बताओ, ये टॉपिक 5-4 नंबर में आ गया क्वेश्चन कि लर्निंग की क्या विशेषताएं होती हैं, तो इसने कहीं पूछा हुआ है कि लर्निंग की डेफिनेशन बताओ, बट भी आप लिखो, उसको पता लगेगा भैया इसने पूरा डिटेल बताया हुआ है, पूरी हिस्ट्री बताई हुई है। इससे और फायदा होगा। जितनी बातें मैंने आपको बताई है ना, थॉर्नडाइक की बातें, जॉन डीवी की बातें, सब कंस्ट्रक्शन में लिख के आ जाओ, देखो कितना इंप्रेस हो जाता है। 15 में से 16 नंबर दे देगा आपको, एक मेरी तरफ से लख +1, इतना खुश हो जाएगा ना कि ले जाओ। बट राइटिंग अच्छी रखना बच्चों, मेरे जैसे मत रखना, ये तो और काट ही देगा, इससे 2 नंबर और काट, समझे। तो राइटिंग को अच्छा रखना है, राइटिंग को अच्छा रखना है, और टॉपिक को टू द पॉइंट लिखना है। और जहाँ भी कुछ नहीं पूछा हुआ है ना, वो भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मत सोचो कि यार ये वेस्ट ऑफ पेपर है या काम टाइम वेस्ट करें, नहीं, वो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा दे के जाएगी, आपको ये ध्यान रखना है। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पूछेगा तो भी आप लर्निंग के बारे में जरूर थोड़ा बताएं, और थोड़ा सा अच्छा से लिखना है तो बिहेवियर के बारे में बता दो। बिहेवियर के बाद कंस्ट्रक्शन पे आ, देखो कहेगा यार इसको तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब पता है, तो बच्चा आपसे, टीचर जो है आपसे थोड़ा सा क्या हो जाएगा। अच्छा, इसके कुछ मेरिट भी दिए हुए हैं यार। क्रिटिसिज्म तो उतने कुछ ऐसे है नहीं इसके, बट इसने दे दिए हैं तो लिख देना। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, क्रिटिक्स में होती है कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन थ्योरी हैव बीन मोस्ट सक्सेसफुल व्हेन द चिल्ड्रन फ्रॉम प्रिविलेज बैकग्राउंड हु आर फॉर्चुनेट टू हैविंग आउटस्टैंडिंग टीचर। अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन लर्निंग मतलब कहने का तो ये है कि उसी से होती है, अगर आपके पास अच्छा टीचर है ना तो अच्छा कंस्ट्रक्शन कराएगा, अगर अच्छा टीचर नहीं मिला आपको कंस्ट्रक्शन लर्निंग नहीं हो सकती। तो ये इसका डिमेरिट है, बट ये कोई वैलिड पॉइंट मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। ऐसा वैसे ठीक भी है कि कंस्ट्रक्शन किसके माध्यम से करेंगे, हम टीचर के माध्यम से करेंगे। टीचर आपको बताएगा, आप पढ़ोगे सीखोगे उसको, बट टीचर ही आपको अच्छा नहीं मिला, कहते हैं टीचर ही है निर्माण करता है और वही विनाश भी करता है। तो वही वाली बात है, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग के लिए क्या होना चाहिए, टीचर आपके पास होना चाहिए क्वालिटी का, अच्छा वाला। नहीं, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, रुक जाओ एक मिनट मुझे। चलिए, ये इसमें लिखा ना एलिस्टिक्स, है ना। क्या होता है इसका मतलब, अब देखिए एलिस्ट का मतलब क्या होता है, बेसिक ये बता लो कि एक क्लास में 2 तरह के वर्ग होते हैं, क्लास से इसका मतलब है। तो एक, अब जब हम एक ग्रुप बना लिया हमने, कहते हैं ग्रुप में पढ़ाओ बच्चों को, कहते हैं ना हम लोग, तो ग्रुप में एक तो बड़ा समझदार है और एक थोड़ा सा क्या है, कमज़ोर है। तो समझदार तो अच्छे से सीख लेगा कोई भी चीज़ को, और जो थोड़ा कमज़ोर है वो सीख नहीं पाएगा। तो कंस्ट्रक्शन किसकी अच्छी हो जाएगी, जो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा प्रिविलेज वाला बच्चा जो है उसमें वो है। तो ऐसा हो सकता है। और ये कहता है कि ग्रुप थिंकिंग पर बेस्ड है, बट ग्रुप से हमेशा बच्चा सीखेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसके छोड़ दो, ये कोई ज़रूरी नहीं है लिखना, बट इतना याद रखना कंस्ट्रक्टिव लर्निंग में क्या क्या पूछेगा, करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या क्या, इसके मेरिट्स क्या क्या है, और एक आधी मेरिट भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कैसे बनेगा वो लिख लीजिए इस पर। क्वेश्चन इसको आपका, ये आपका होमवर्क भी है
नेक्स्ट क्लास में आप इसको लिख के लेके आएंगे, ठीक है, पेज पर, और मुझे दिखाएंगे सर हमने ये लिखा है, ओके। और कैसे लिखना है आपको पता है ना, स्टेप बताता हूँ आपको। सर क्लास ले रहा था अभी, सर क्लास हमने, चलिए क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म। क्वेश्चन लिखिए बच्चों, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म। डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। निर्माणवाद से आप क्या समझते हैं? देखिए इसके बहुत सारे नाम होते हैं, इसको निर्माणवाद भी कहते हैं। कितने बच्चे यहाँ पे हिंदी मीडियम के हैं? भाई साहब ज़्यादा हिंदी मीडियम के बच्चे लग रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश, अगर कोई एक चीज़ चुननी हो आप लोगों को तो आप इंग्लिश चुनो। पूछो क्यों? कि इंग्लिश जो है उसमें हर एक चीज़ का एक ही मतलब होता है, बट हिंदी में तो कंफ्यूज कर सकता है आपके एग्जाम में वो। अब आप तो पढ़ के आए हो निर्माणवाद, एग्जाम में आ जाए निर्मितवाद क्या होता है, तो आपको पता है इसलिए लिख देना, नहीं पता तो क्या करोगे, ये वर्ड ये क्वेश्चन तो कभी पढ़ा ही नहीं हमने। बात समझ रहे हो? तो कोशिश ये करो जब इंग्लिश में कोई पेपर आता है ना आपके पास, तो उसका इंग्लिश एक बार जरूर पढ़ लो, किया पूछा किस चीज़ के बारे में। आप देखिए निर्मितवाद, निर्माणवाद, रचनावाद एक ही बात है, बट इंग्लिश में क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म, एक ही चीज़। तो इंग्लिश में थोड़ा सा क्या है, कम है, हिंदी में क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है। अब देखिए एक जना सा एग्जाम्पल आता है, आपसे फर्स्ट पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा गिफ्टेड स्टूडेंट्स के बारे में, आप पढ़ोगे भी शायद आगे। गिफ्टेड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली, ये कहते हैं ना? ये नहीं पता आप लोगों को हिंदी में क्या बोलते हैं गिफ्टेड को? प्रतिभाशाली। देखिए लेकिन हिंदी में क्या आ जाता है, एक बार आ गया था क्वेश्चन में, आपको बताऊं मैं, ये केवल हिंदी वाले बच्चों के लिए। एक बार लिखा हुआ आया था कि भाई अपहृत बालक से आप क्या समझते हो? क्या हुआ? अब देखो जब तक इसकी इंग्लिश नहीं देखोगे आप तब तक अपहृत का मतलब क्या हुआ? वही गिफ्टेड लिखा हुआ आएगा या लिखा हुआ आएगा जीनियस। हाँ जी, दोनों मीडियम में आता है, वही तो कह रहा हूं, तभी कह रहा हूं मैं हिंदी पे विश्वास मत करना बच्चों। क्वेश्चन को करने से पहले उसकी एक बार इंग्लिश जरूर पढ़ लेना, ये मेरा कहने का मतलब है। और कोशिश ये करो कि हिंदी इंग्लिश को लिंक करके लिखो हिंदी में ही, बट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पता लगा कुछ और पूछा हुआ था और कुछ और आपने लिख दिया, है ना? ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतने ही। आई होप कि आज की क्लास आप लोग अच्छी लगी होगी। होप यू एंजॉय द क्लास। हाँ हिंदी लिखिए, पर रचना निर्मितवाद से या निर्माणवाद से आप क्या समझते हैं, इसके विशेषताएं, लाभ और हानि को बताइए, ठीक है? ओके बच्चों, और हानियों के बारे में बताइए। ओके बच्चों, कोई दिक्कत? अच्छी लगी क्लास आप लोगों को? पसंद आई? कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट क्लास में स्टाइल ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे और फ्लेंडर्स इंटरेक्शन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक स्कूल में, अरे यार सुन लो, अब अपना काम खत्म हो जाता है उसके बाद सुनना ही नहीं है टीचर की, नहीं। लर्निंग स्टाइल ऑफ फ्लेंडर्स थ्योरी ऑफ इंटरेक्शन। और आपको आने वाली होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन रंगों से खिल जाए और आने वाले समय में आप लोग अच्छे से एक सरकारी नौकरी ले लो, गवर्नमेंट टीचर बन जाओ। टीचर का तो यही आशीर्वाद होता है बच्चों की, अब एक बच्चा जो है उसका एक टीचर बन जाए। अभी कुछ बच्चे आए भी थे, वो किसी का पीआरटी में एग्ज़ाम में हुआ, किसी का टीजीटी में एग्ज़ाम में, तो टीचर को बहुत खुशी मिलती है। ये टीचर का यही एक तरह का गिफ्ट है कि स्टूडेंट कहे आगे सर आपकी वजह से हमारा एग्ज़ाम जो है क्लियर हो गया। तो मेरी यही आप लोगों को लिए आशीर्वाद है कि आप लोग You are now muted. अच्छा पढ़ें, अच्छा सीखें, और आप एक मतलब अपने लक्ष्य जो आपने बना रखा है उसको क्या करें, अचीव करें। बेस्ट ऑफ लक।